हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एसएस बाय विकास सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सामाजिक विज्ञान का आपका टीचर विकास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन आपका हिस्ट्री का करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। और सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका वर्ड है राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद होता क्या है? तो सबसे पहले इसी वर्ड के ऊपर अगर आपको पता होगा तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद यानी अपने देश के लिए हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति प्रेम होना ही राष्ट्रवाद की भावना है। जैसे हमारे देश के अंदर प्रतीक हैं, हमारे राष्ट्रीय गीत हैं, राष्ट्रीय गान हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, जो हमें देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमारा राष्ट्रवाद है। तो इस राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? फ्रांस से। क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो ज़रूर कमेंट में लिखें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो तब से ही समानता का शब्द, बंधुत्व यानी भाईचारे का जो शब्द है वहीं से लिया गया। हमारे संविधान के अंदर जो समानता शब्द है फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। तो वहाँ से यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और जो फ्रांस है वो भी यूरोप महाद्वीप में ही शामिल है। तो आइए अब हम करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया फ्रेडरिक सारियो ने, जिसने इस लेसन के अंदर एक चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया है, सभी को दिखाया। तो अगर बात करें, फ्रेडरिक सारियो ने लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र से बनी दुनिया का एक सपना देखा जिसको पूरा किया। और इसमें यूरोप के अंदर क्या हुआ? सामाजिक गणराज्य यानी यूरोप गणराज्य में बट गया। उसके बाद अगर बात करें, यूरोप के अंदर ही एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्योंकि जब लोगों की समझ में आया कि हमें अपने देश के प्रति भी भावना रखनी चाहिए, तो उन्होंने अपने देश के प्रति भावना को व्यक्त करते हुए अपने आप को एक शक्ति के रूप में माना और अपने देश का क्या किया? विकास किया। और यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो इन लोगों की समझ में आया कि हमारा भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो ये सभी एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और क्या किया? राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास किया। सभी ने मिलजुल कर राष्ट्र की अवधारणा का विकास किया कि हमारे भी अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। तो यहीं से राष्ट्रवाद की भावना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर बात करें, पहले यूरोप में राजा को ही सब कुछ माना जाता था। तो फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की भावना शुरुआत हुई, क्योंकि राजा को उखाड़ फेंका, जो बुर्बो वंश है उसका खात्मा किया गया और एक नए राजा की स्थापना की गई। तो इस प्रकार लोगों की समझ में आया कि राजा ही सब कुछ नहीं होता, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य जिम्मेदारी होती है वो भी कुछ होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो लोगों को राष्ट्र की भावना की रचना के आधार पर क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। तो जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की गई वो क्रांतिकारियों के द्वारा उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई। तो आप जानते हैं जूसेपे मैत्सनी क्रांतिकारी, इन लोगों ने, उदारवादी लोग थे ये। आगे आपको समझाएंगे कि उदारवादी और रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं। तो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं, और जो उदारवादी लोग होते हैं वो क्रांति में विश्वास रखते हैं। वो लोग अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहते हैं, इसलिए वो चोरी छुपके से एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो आगे वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो राष्ट्र भावना की जो रचना की गई, तो क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। तो आइए पढ़ते हैं किस प्रकार फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर
लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया गया। तो जैसे हम अपने यहाँ पर बोलते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो इससे क्या होता है, लोगों के दिलों में अपनी भारत माता के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा होती है। उसी प्रकार उन्होंने अपनी पितृभूमि और उसके नागरिकों ला पैत्री वर्ड जो उन्होंने कहा, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं भारत माता की जय, तो यूरोप के अंदर एक वर्ड लिया गया पैत्री, जिसका शब्द होता था उनकी माता, भारत माता, यानी यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई वो उन्होंने नाम रखा गया ला पैत्री और ले सिंटोथन। इस वर्ड से उन्होंने अपने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और जब भी वे नारा लगाते थे तो बोलते थे ला पैत्री ले सिंटोथन। तो इन वर्ड से उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। उसके बाद अगर कोई भी अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना अगर देखी जाती है लोगों के अंदर, तो सबसे पहले क्या, फ्रांसीसी झंडे। जैसे अपने यहाँ पर भी जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना की गई तो सभी लोगों ने अपने घर पर भगवान राम के झंडे लगाए। तो ये क्या थी, हमारे देश के प्रति भावना। तो यही तो हमारा लेसन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो एक एग्जाम्पल देखा जाता है वह फ्रांसीसी झंडे। लोगों ने फ्रांसीसी झंडे को स्वीकार किया और सभी ने अपने घर पर लगाए, और जिससे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को देखने को मिलती है। उसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, अगर किसी भी देश को हमने चलाना है तो सबसे पहले हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारा प्रबंधक, जो हम अपना कार्यभार संभालते हैं, वो किस किस विभाग में बांटा जाता है। अगर वो विभाग हमारे सब ठीक हैं तो हमारा देश अच्छे से चलेगा। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने नीचे कैबिनेट मंत्री लिए हुए हैं जो पूरे देश को संभाले हुए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीएम अपने देश का जो राज्यों के अंदर कार्यभार संभालते हैं, तो वो क्या बांटी गई है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को बांटा गया है, क्योंकि एक राजा पूरे देश को नहीं संभाल सकता। अगर वो अपनी शक्तियों को बांटता है तो तभी ही पूरे देश को संभाला जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर भी प्रशासनिक व्यवस्था को बांटा गया है। उसके बाद अगर बात करें स्टेट जनरल, क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार के स्टेट जनरल थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अगर प्रथम स्टेट की बात करें तो प्रथम स्टेट में कौन लोग थे, पादरी वर्ग लोग। तो अगर प्रथम स्टेट की बात करें तो प्रथम स्टेट में कौन थे, पादरी वर्ग लोग। अगर द्वितीय स्टेट की बात करें, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे, कुलीन वर्ग। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा आपके कि जो प्रथम स्टेट है उस प्रथम स्टेट में कौन लोग शामिल थे, पादरी वर्ग लोग। और दूसरे स्टेट में कौन शामिल थे, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल थे, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं थी। तो जो पढ़े लिखे लोग भी थे वो तीसरे स्टेट में शामिल किए गए थे। तो अब क्या किया गया, अब यहाँ पर चेंज किया गया, स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया। अब जो पढ़े लिखे लोग थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर थी उन लोगों को क्या बोला गया, सक्रिय नागरिक। तो इन लोगों के द्वारा स्टेट जनरल को चुना गया। और स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि आपको क्लास में बताया हुआ था। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, जल्दी से कमेंट करें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, जल्दी से कमेंट में बताएं हमें, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है साथ के साथ। तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली। अब हम देखते हैं कि अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सबसे मुख्य क्या होती है, भाषा। तो हमारे देश के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो भी आप जल्दी से कमेंट में बताएं कि भारत के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमारे देश के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो हमारे देश के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय गीत, तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय गीत था वो क्या था, मार्सिले। तो ये भी बहुत ही कम सारे बच्चों को पता होगा कि फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, मार्सिले।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, उस गीत का नाम बताएं, मार्सिले। और एक आपने जो मार्शल कानून है वो पढ़ा, वो अलग है। तो फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय गीत अपनाया गया जिसका नाम था मार्सिले। तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक और कदम उठाया गया, क्या कि सभी लोगों के लिए माप और मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। अलग अलग अब कोई पद्धति नहीं हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर तौल किया जाता है किसी चीज़ का, तो उस तौल के लिए अलग अलग हमारे यहाँ पर जो बाट बनाए गए हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये कितने ग्राम का है। तो उनके लिए सिर्फ एक मानक पद्धति अपनाई गई कि अब एक वस्तु से ही हम दूसरी वस्तु की माप तोल प्रणाली लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवाद की भावना की रचना की गई और क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए ये सभी कदम उठाए जिनके बारे में अभी हमने विस्तार से पढ़ा है। तो आइए अब उसके बाद हम नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1799 में, क्योंकि आप जानते हैं 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1789 में 14 जुलाई 1789 में। और अगर हम बात करें नेपोलियन 1799 में राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त, क्योंकि वहाँ पर अंत हो चुका था, लुई 16वां उसको उखाड़ फेंका था और लुई 16वां की हार हो गई थी। तो फ्रांस के अंदर दोबारा फिर से 1804 से 1815 तक शासन किया गया। तो जिसको हम नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसने अपने सिविल कोड भी बनाए कुछ, और नेपोलियन ने आते ही फ्रांस के अंदर सुधार किया। लोगों को लगा कि भाई नेपोलियन ही हमारा राजा है और ये इतना अच्छा है कि ये सारे काम करेगा यहाँ पर। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई 14 जुलाई 1779, तो भाई जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, क्योंकि जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग थे उनको विशेष अधिकार शामिल थे। तो जन्म पर आधारित जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग हैं, तो वो अधिकार उनके समाप्त कर दिए गए। अब जो थर्ड एस्टेट में थे, जो व्यापारी किसान वर्ग थे, कर्मचारी थे, वकील थे, अब उनको भी अधिकार दिए गए कि वो भी जो स्करिया रूप में जो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद नेपोलियन ने सबसे अच्छा काम क्या किया, नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। तो ये समानता का अधिकार भी हमारे यहाँ पर भी लागू है। तो हमारे भारत के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार। तो 6 के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी स्टूडेंट्स को पता है कि भारत के अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों के अगर आपको सभी नेम लर्न हैं तो जल्दी से राइट करें कमेंट में। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, संपत्ति के आधार को मजबूत किया। जैसे अपने यहाँ पर भी अब क्या बोला गया है कि संपत्ति के जो अधिकार दिए गए हैं आपको, उसमें क्या है कि पिता की ज़मीन पर जितना अधिकार बेटे का है उतना ही बेटी का अधिकार है। तो इस प्रकार इसने फ्रांस के अंदर भी संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया। उसके बाद अगर बात करें, इसने यातायात के साधन, जो यातायात के साधन है उसको भी मजबूत किया, क्योंकि इसने सोचा कि भाई एक देश से दूसरे देश में अगर जाना है तो उसके लिए यातायात चाहिए। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो यातायात के संचार के साधनों का विकास करना पड़ेगा। उसके बाद इसने सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। किस व्यवस्था को ख़त्म किया, सामंती व्यवस्था का। जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और वो उस ज़मीन पर लोगों से काम करवाते थे, तो उस व्यवस्था को भी इसने ख़त्म किया। तो अगर आपकी समझ में ना आए तो मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। सामंती व्यवस्था क्या थी, किसानों के पास जो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जिस पर वे लोगों से काम करवाते थे, उनका शोषण करते थे, तो वो जो सामंती व्यवस्था थी, जो वो टैक्स वगैरह भी लेते थे लोगों से, तो सामंती व्यवस्था भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दी। तो इस प्रकार लोगों के दिलों में नेपोलियन बस गया और उसने अपनी नागरिक संहिता, जो नागरिकों के लिए अलग से कानून बनाए और लोगों ने स्वीकार भी किए, क्योंकि ये लोगों के दिलों में बस चुका था। इस प्रकार इसने एक समान कानून और मानक पद्धति भी लागू की कि तौलने की जो पद्धति है वो एक ही प्रकार की हो, और दास्ता को ख़त्म किया गया, जो लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो जागीर और दास्ता,
इसको ख़त्म किया गया, लोगों को दास बनाना बंद कर दिया गया। अब हम किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते थे, किसी को भी गुलाम बनाकर काम नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार नेपोलियन ने 1804 से लेकर 1815 तक शासन किया। और 1815 में कौन सी संधि हुई थी, जल्दी कमेंट में हमें बताएं कि 1815 में एक संधि हुई थी जिसके तहत जो नेपोलियन हार गया था, और नेपोलियन किस स्थान पर हारा था ये भी हमें बताएं कि नेपोलियन ने किस संधि में भाग लिया और किस स्थान पर वो युद्ध में मारा गया। तो ये हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसकी रचना कैसे हुई। क्योंकि यूरोप के अंदर दो प्रकार के लोग थे। कैसे लोग, एक तो रूढ़िवादी लोग, एक उदारवादी लोग। तो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं, जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। तो इनको बांटा गया पुराने वर्ग के लोगों में, और जो उदारवादी लोग थे इनको बोला गया कि ये नए वर्ग के लोग हैं जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो अपनी आज़ादी चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि उदारवादी कौन होते हैं, तो वे वर्ग के लोग जो अपने आप को आज़ाद मानते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ादी चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, ये नए वर्ग के लोग। और आपसे पूछ लिया जाए कि रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं, तो रूढ़िवादी लोग वे होते हैं जो पुराने रीति रिवाजों परंपराओं में विश्वास रखते हैं। तो ये क्या थे, राजशाही सरकार। ये तो राजशाही सरकार में विश्वास रखते थे कि राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही पूरे राष्ट्र का विकास करेगा। उसको जो वोट लेने का अधिकार नहीं है, उसको कोई चुनेगा नहीं, ना ही उससे कोई काम कराएगा, ना ही उससे कोई काम के लिए बोलेगा कि तूने किस प्रकार का काम किया है, किस प्रकार का नहीं। तो इस प्रकार जो राजशाही सरकार में विश्वास रखते हैं वे रूढ़िवादी लोग होते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें भी जीवन जीने का अधिकार है। जैसे अपने यहाँ पर मौलिक अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 21 में हमारे से सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, लेकिन एक अधिकार हमारा ऐसा है जो हमारे से कभी छीना नहीं जाएगा, और वो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 में इसका जिक्र आता है, जीवन जीने का अधिकार, कि चाहे किसी भी समय कैसे भी परिस्थिति आ जाए आपके पास एक मौलिक अधिकार रहेगा, और वो कौन सा अधिकार रहेगा, जीवन जीने का अधिकार। तो यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, लेकिन यूरोप का समाज अब बट गया था, अब लोगों की सोच बदल गई थी। अब जो शिष्ट जन लोग हैं, तो ये शिष्ट जन और गरीब वर्ग लोग, तो ये शिष्ट जन वर्ग लोग कौन हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं। तो जो रूढ़िवादी लोग हैं अब उनको बांटा गया शिष्ट जन लोगों में। तो यूरोप का समाज दो प्रकार के वर्गों में बट चुका था, एक शिष्ट जन और गरीब वर्ग। तो इन शिष्ट जन और गरीब वर्ग के लोगों के बीच एक औद्योगिक क्रांति हुई। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई, फैक्ट्रियाँ आई, लोगों को काम मिला, तो लोगों को काम मिलने से उनका काम अच्छा चलने लगा। अब वो उनके पास पैसे इकट्ठे होने लगे, अब वो इन पैसों से अपना गुजारा करने लगे। अब उनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि वे अब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान करने लगे। तो जो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। इस प्रकार आप भी इस 10th क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर फरवरी 2024 में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर अपना जीवन बनाएं। तो यूरोप का जो समाज है दो भागों में बट गया, शिष्ट जन और गरीब वर्ग। तो शिष्ट जन लोग कौन हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, और जो गरीब वर्ग लोग ये किस में आएंगे, ये उदारवादी लोग में आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आप का विकास करना चाहा। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति आने से गरीब वर्ग का उदय हुआ, और ये गरीब वर्ग जो हैं इनसे ही उदय हुआ मध्यम वर्ग का। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, देखो चाहे अमीर किसी को माने ना माने, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, समानता, कि हमारे अंदर जो समानता बनी रहे, कोई भी ऊंच नीच का जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक समान हैं। तो हमें कभी भी किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में जो भी आया है वो एक जैसा ही है, तो हम सभी एक समान हैं। ये जो विचारधारा पनपी, ये किस में पनपी, यूरोप में, राष्ट्रवाद में। तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो जल्दी कमेंट में यस ज़रूर लिखें। अगर जिसको वीडियो अच्छी लगी है, ये जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करें, और अब अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस लेसन को अच्छी तरह से समझकर पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें।
तो यूरोप का समाज दो भागों में बट गया था, शिष्ट जन और गरीब वर्ग लोग। अब जो गरीब वर्ग के लोग थे वही क्या लाए, उदारवादी। और ये उदारवादी लोग कौन थे, नए वर्ग के लोग। अब ये क्या चाहते थे, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। तो आइए अब जानते हैं उदारतावाद के बारे में, क्योंकि उदारतावाद के बारे में मैंने आपको बताया कि उदारवादी लोग कौन होते हैं, जो अपने आप को आज़ाद चाहते हैं, जो कभी भी किसी का गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। तो जो उदारवादी लोग हैं उनकी भी विचारधाराएं अलग अलग देखने को हमें मिलती हैं। तो जो उदारवादी लोग हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो राजनीतिक और एक आर्थिक। तो जो उदारवादी लोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, राजनीतिक और आर्थिक। अब जो राजनीतिक अगर हम बात करें तो ये क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो, वो हमेशा आज़ाद रहे। उसके बाद कानून में समानता, ये चाहते थे कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बात लागू हो जानी चाहिए। अपने भारत में भी क्या है संविधान के अंदर कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो सरकार का कोई भी अधिकारी ही क्यों ना हो। जो हमारे संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उन्हीं के अंडर में रह के उनको काम करना होगा। और जो उदारवादी लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये क्या चाहते थे कि सहमति से सरकार बने। तो जो उदारवादी लोग हैं ये भी दो प्रकार की विचारधारा रखते थे, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। तो राजनीतिक विचारधारा क्या, कि लोगों की सहमति से सरकार बने। उसके बाद इन लोगों ने क्या चाहा कि बाजार की स्वतंत्रता। अब इन्होंने यूरोपियन राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को मुक्त कराने के लिए क्या कहा कि हमारा भी बाजार में जाने का अधिकार है, हमें भी वस्तुएं खरीदने का अधिकार है, हम भी कुछ ना कुछ खरीद कर घर लेके आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि राज्य पर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं वो बंद हो जाने चाहिए, यानी अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, जो टैक्स लगता है उसको समाप्त कर देना चाहिए, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको समाप्त करो। तो इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम एक सीमा शुल्क संघ लेके आए और उसका नाम था जालवेराइन शुल्क संघ, और ये लागू किया गया 1834 में। तो इसमें क्या था, व्यापार बाधा समाप्त हो गई, यानी अगर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना था तो इसके आने से वो जो बाधा, जो टैक्स लगता था वो समाप्त कर दिया गया, सीमा शुल्क संघ वो समाप्त कर दिया गया जो लगता था। तो जालवेराइन शुल्क संघ, अब आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जालवेराइन शुल्क संघ क्या है। तो जो उदारवादी लोग थे वो क्या चाहते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम जाते हैं, जो टैक्स लगता है, जो हम व्यापार करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में अगर हम व्यापार करते हैं तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स कम से कम लिया जाए, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके लिए एक हम शुल्क संघ लेके आए, उसका नाम था जालवेराइन शुल्क संघ। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, व्यापार बाधा समाप्त हो गई और मुद्रा 30 से घटाकर 2 कर दी गई। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाते थे कोई भी व्यापार करने के लिए तो आपसे कितनी मुद्रा ली जाती थी, 30। लेकिन अब उन 30 मुद्रा की जगह अब आपसे कितनी ली जाएगी, सिर्फ 2 ही मुद्रा ली जाएगी। तो कितना बेनिफिट हुआ। तो ये फ़र्क होता है भाई, एक तो रूढ़िवादी लोगों में और एक उदारवादी लोगों में। तो रूढ़िवादी लोग कौन होते हैं, जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं। और जो उदारतावाद के लोग हैं उनका मीनिंग क्या है, जो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। आगे हम बात करते हैं। तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं 1815 के बाद नया रूढ़िवादी। तो क्या हुआ, नेपोलियन को पराजित कर दिया गया, क्योंकि लगातार नेपोलियन पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था। तो धीरे धीरे सभी देशों ने मिलकर क्या सोचा कि भाई ये तो धीरे धीरे हमारे ऊपर आक्रमण करके अपना विस्तार करता जा रहा है। तो सभी ने मिलकर इसके ऊपर आक्रमण किया। तो क्या हुआ, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और वियना संधि के तहत ब्रिटेन और इसके कुछ साथी देशों ने मिलकर एक संधि की, और जिसका नाम है वियना संधि। जहाँ पर हुई संधि, कहाँ पर हुई ये संधि, वियना में। और वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वहाँ पर ये संधि हुई। सभी देश इसके खिलाफ हो गए नेपोलियन के, क्योंकि ये आक्रमण कर करके विस्तार करता जा रहा था। तो सभी ने क्या की, वियना संधि की 1815 में। सभी मिल गए देश जहाँ जहाँ पर इसने आक्रमण किया था। तो क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया गया, कहाँ पर, वाटरलू के स्थान पर।
तो ऐसे ही वीना संधि हुई। तो जो वीना संधि है कब हुई? 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो नेपोलियन हार गया। और रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुरानी परंपरा का पालन करें और राजशाही में विश्वास करें। तो ये हमने पढ़ा कि वियना संधि क्या थी और नेपोलियन कहाँ पर हार गया था। तो नेपोलियन को पराजित कर दिया गया 1815 में। तो वियना संधि के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो प्रायप देश, आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है PRAB, P से पर्शिया, R से रूस, A से ऑस्ट्रिया और B से ब्रिटेन। ये सभी देश किसके खिलाफ हो गए थे? नेपोलियन के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि धीरे धीरे ये सभी जगह आक्रमण करके अपना विस्तार करता जा रहा था। तो प्रायप देशों ने मिलकर यानी पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन देशों द्वारा जो नेपोलियन को हराया गया किस संधि के तहत? वियना संधि। तो वियना संधि किन देशों ने मिलकर की? पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन देशों द्वारा वियना संधि की गई 1815 में। और इन सभी ने मिलकर किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? नेपोलियन के। और जो यहाँ का मुख्य जो चांसलर बना, जिसने पूरी भागडोर क्रांति के अपने हाथ में ली थी, वो था चांसलर ड्यूक मैटरनिक। तो वियना के अंदर चांसलर कौन था? ड्यूक मैटरनिक। तो इसके द्वारा वियना संधि की गई थी। तो वियना संधि में प्रमुख जो चांसलर थे कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। तो अब क्या हुआ, जब वियना संधि में 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है, तो जैसे ही नेपोलियन की हार हो जाती है तो क्या होता है? दोबारा बुर्बो वंश की स्थापना होती है। तो बुर्बो वंश की स्थापना हो जाने के बाद रूढ़िवादी जो वंश है उसकी जीत हो जाती है और जो उदारवादी लोग हैं वो हार जाते हैं। क्योंकि जो बुर्बो वंश के लोग थे वो कैसे थे? रूढ़िवादी लोग थे, जो राजशाही में विश्वास रखते थे, जो पुराने परंपरा रीति रिवाज हैं उनमें विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार जो उदारतावाद लोग हैं वो फिर से हार जाते हैं। तो इसमें क्या चेंज हुआ? फ्रांस की सीमा पर राज्य बनाए गए ताकि भाई फ्रांस ज़्यादा विस्तार ना हो सके और फ्रांस की सीमा पर कोई आक्रमण न कर सके। तो इसके लिए फ्रांस की सीमा पर राज्य बनाए गए। उसके बाद जर्मन परिसंघ में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि जर्मन में कितने राज्य शामिल थे? 39। तो कितने राज्यों से मिलकर जो जर्मन बना था? 39 राज्यों से। तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जर्मन में कितने राज्य शामिल थे? 39 राज्य। तो कितने राज्यों से मिलकर परिसंघ बना? तब जाके संघ बना। ये कितने राज्यों से मिलकर? 39 राज्यों से मिलकर संघ बना। तो जब ये हुआ तो क्या हुआ? उदारतावाद लोग हैं उनकी हार हो गई और जीत किसी की हुई? रूढ़िवादी वंश की। तो रूढ़िवादी वंश की जीत कब हुई? दोबारा 1815 की संधि के द्वारा। जब कौन कौन से देश शामिल हुए? पर्शिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन देशों के द्वारा नेपोलियन को हरा दिया गया था। कहाँ पर? जल्दी से कमेंट में बताएं कि नेपोलियन को किस स्थान पर हराया गया था। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में ये वीडियो बिल्कुल शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी आपके साथ SS बाय विकास सर चैनल के माध्यम से अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें, जो SST है उसके सारे डाउट क्लियर कर सकें। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको